नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और साथ ही आपकी स्ट्रैटेजीज सही है या फिर नहीं, इस पर एक्सपर्ट एडवाइस दिलवाने में। आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपकी पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप योर मनी में भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में शामिल होने का। आप ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। इनफैक्ट फेसबुक, ट्विटर के जरिए आप लाइव भी इस शो का हिस्सा आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस हेड समीर शाह मौजूद है। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज बात करेंगे कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रा फंड्स होते क्या हैं, क्या फीचर्स होते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के, और एक इन्वेस्टर के लिए ये कैटेगरी कहाँ सूट करती है। तो बताइए कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आपने आपके शो पे मुझे बुलाया। कॉन्ट्रा फंड को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक सरल भाषा में समझाने के लिए एक कोट बोलूंगा। वो है बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोट है जिसको लेके आप कॉन्ट्रा फंड की थ्योरी समझ सकते हो। कॉन्ट्रा फंड में फंड मैनेजर जो मार्केट का ट्रेंड चलता है उससे विपरीत पोजीशन बनाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट अभी अच्छा रैली कर रहा है और कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो सेक्टर में जो बेस्ट फंडामेंटल परफॉर्मिंग स्टॉक होगा उसको पिक कर सकते हैं। जहां पे फंड मैनेजर को पूरा भरोसा है कि आगे जाके ये अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छा वापस बाउंस बैक करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, एक वो है। दूसरा जो है वो है कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा रैली कर रहा है बट उसमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसके बाकी के सारे पैरामीटर्स में सही बैठ रहा है, तो वो स्टॉक में वो लोग निवेश करते हैं। और एक ऐसा भी हो सकता है जब मार्केट बहुत अच्छा रैली कर रहा है और फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उनको व्यू अगेंस्ट लेना है, तो वो शायद इक्विटी से निकल के डेट में भी पार्क कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मार्केट के ट्रेंड से विपरीत पोजीशन जिसमें लेते हैं वो उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा थ्योरी बोलते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रा फंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ही है। दूसरा, ये फंड सुटेबल है जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है और जो रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। ये इन काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए बहुत सुटेबल है। अब इनका अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का व्यू, तो ये लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीन अक्रॉस ऑल कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये है मोटा मोटा कॉन्ट्रा फंड। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है कॉन्ट्रा फंड्स के कुछ फीचर्स और साथ ही साथ उनके इम्प्लीकेशंस। साथ ही किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर एक पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ फिट बैठता है, प्लस जो टैक्सेस की कंडीशन होगी वो सिमिलर रहेगी जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स में रहती है। हाँ दीपाली जी, यहाँ पे जो इक्विटी स्कीम्स में जो हिसाब से टैक्स लगता है, सिमिलर टैक्स इम्प्लीकेट होता है कॉन्ट्रा फंड में। अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले रिडीम करता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है विच इज 15%। और अगर वो 1 साल के बाद 1 साल इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो रिडीम करता है तो यहाँ पे उसको 10% लगता है, जिसमें अगर वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उनको 1 लाख से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर हुआ है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये बात है कॉन्ट्रा फंड्स की। अब बात करेंगे आपकी क्वेरीज की। पहले कॉलर राजेश खन्ना अमृतसर से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा सवाल ये था, एक जैसे हाई वैल्यूएशन है अभी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में, और उस वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक मुश्किल आ रही है कि या तो हम इसको प्रॉफिट बुक करें या फिर ये स्मॉल मिड कैप फंड से जो राशि है उसको
रीएलोकेट करते हुए लार्ज कैप में उसको एलोकेट करें, उसको लार्ज कैप फंड्स में उसको अपने ट्रांसफर कर दें, स्विच कर दें। देन एक मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश किया जाए, अगर निवेश के लिए जो आप उचित भविष्य है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है जैसे कोई, या फिर वो म्यूचुअल फंड रूट अपनाए, खास तौर पर अगर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड है उसके जरिए। देन एक क्वेश्चन मेरा अगला ये होगा कि अगर जैसे अपने फंड्स हैं, फंड्स के जरिए अपना निवेश होता है, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि फंड चेंज किस समय किया जाए? एक जैसे कोई फंड है, अब जैसे इनफ्लो सभी लार्ज मिड स्मॉल सभी में पैसे बढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो जब फंड बड़ा हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, तो कब फंड चेंज किया जाए? क्या कम पॉपुलर फंड है उसको चुना जा सकता है एक पॉपुलर? राजेश जी, आप ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप फिलहाल? मेरा पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश है 7,000 का पर मंथ। कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 4,000 पर मंथ। एसबीआई स्मॉल कैप में 4,000 पर मंथ। मेरे एसेट इमर्जिंग इक्विटी जो लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है उसमें 6,000 पर मंथ। नहीं, तो आपने जब अपने सवाल भेजा था तब आपने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेंशन ही नहीं किया था। आपने ये लिखा था कि आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अगले 12 सालों के लिए। तो मैं आपके बाकी सवाल समझ चुकी हूँ जो आपने इनिशियली पूछे, उन पर भी राय लेंगे समीर की। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग फंड्स की बात करूं तो आप ऑलरेडी एसआईपी आप कर रहे हैं, इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल। और मेरे को 2.5 करोड़ का मेरा टारगेट है 12 साल में। उसके लिए जो पोर्टफोलियो है वो आपकी अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल होगा वो आप बताएं। ओके, ठीक है। तो आप 2.5 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 12 साल के हिसाब से ऑलरेडी आप, तो ठीक है, जो आप पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है उस पर राय नहीं लेते हैं, उस पर आपको डिटेल्स आप राय नहीं लेना चाहते, लेकिन जो नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर राय ले लेते हैं, प्लस जो आपने इनिशियल सवाल पूछे उस पर राय ले लेते हैं। तो समीर जी, आपने सुना इनका सवाल। पहली चीज तो ये, इनफैक्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई जानना चाहता है मिड कैप्स में जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मिड कैप्स को लेकर होनी क्या चाहिए? क्या मिड कैप फंड से स्विच करके लार्ज कैप फंड्स की तरफ जाएं या फिर उन्हीं फंड्स में बने रहें? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इनका ये कि कितना ऑफन एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को रीचेक करके नेसेसरी स्विचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, आइडल स्ट्रैटेजी क्या है? तीसरा सवाल, जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनके पास 12 साल का टाइम होराइजन है, 2 करोड़ का टारगेट है, पोर्टफोलियो क्रिएट करे तो कितने अमाउंट के साथ और किन फंड्स के साथ? राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। पहले मैं आपको यहाँ आपके पहला क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो हिसाब से जो हिसाब से फंड फ्लो आ रहा है, वैल्यूएशन काफी हाई हो गया है, तो हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और तो यहाँ पे मेरा आपको पहला सजेशन ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट, सपोज आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो, तो आपका पोर्टफोलियो का जो भी इक्विटी में आप पोर्टफोलियो बनाते हो उसमें 75% के करीब आपका इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लार्ज कैप में रहना चाहिए। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपका 50% के करीब आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए, बाकी का 20-25% आपका मिड कैप और 20-25% आपका स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो ऐसे डाइवर्सिफाइड करके बनाना चाहिए। अब जब हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को, यानी साल में एक बार एटलीस्ट बैठ के अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप ये एसेट एलोकेशन थ्योरी से चल रहे हैं तो आप देखोगे कि अगर आप जैसे लार्ज कैप और मिड कैप रैली करते हैं तो आपका प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे 50% अगर आपने लार्ज कैप फिक्स किया है वो घट के 40% हो जाएगा या 45% हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बेहतरीन अवसर है जिसमें आप मिड कैप और स्मॉल कैप में से थोड़ा फंड विड्रॉ करके लार्ज कैप में डालें। ये इन अ वे प्रॉफिट बुकिंग का एक स्टाइल है, एग्जिट स्ट्रेटेजी है, राइट। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ये सही समय है, तो ज्यादातर निवेशकों में हमने देखा है कि उनके पास एंट्री की स्ट्रेटेजी होती है बट एग्जिट की स्ट्रेटेजी नहीं होती है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे जैसे मैं आई एम वेरी बुलिश अबाउट, इनफैक्ट हमारे एंड से हम सब बुलिश होते हैं मार्केट को लेके।
मिड कैप स्मॉल कैप आज की डेट में जो हिसाब से ओवर वैल्यूड हो रहा है, वो हिसाब से रेगुलेटर को भी थोड़ा फोकस आया है और दे वांट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। तो हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपका इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लार्ज कैप की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रहना चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा कम रहना चाहिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि फंड कौन से टाइम पे, अगर कोई अच्छा फंड बहुत ज्यादा एयूएम इकट्ठा हो गया है, अब वो टाइम पे वो फंड में से निकल के कोई लेस पॉपुलर फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखना चाहिए। सी जनरली आप जब फंड सिलेक्शन करने जाते हो तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें केयरफुली एनालिसिस करनी चाहिए। उसमें से पहला है वो फंड को, जैसे आप कोई अच्छे बड़े फंड से आप जब लेस पॉपुलर फंड में जाओगे तो पहला चीज देखना चाहिए कि वो फंड को कौन मैनेज कर रहा है, यानी फंड मैनेजर कौन है। अब वो फंड मैनेजर कितने टाइम से वो फंड को मैनेज कर रहा है। दूसरा, वो फंड मैनेजर ने और कौन से फंड मैनेज किए, वहां पे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, जैसे उनका फिलोसॉफी, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, ज्यादातर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में रखते हैं या अग्रेसिव चर्निंग में बिलीव रखते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको केयरफुली एनालिसिस करके फंड सिलेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा थोड़े रेशियोज जो आपको फैक्ट शीट से मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए फंड को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे पहला रेशियो है आपका टर्नओवर रेशियो। अगर टर्नओवर रेशियो कोई पर्टिकुलर स्कीम का ज्यादा है, मतलब फंड मैनेजर यहाँ पे अग्रेसिव स्ट्रेटजी में यानी फ्रीक्वेंटली मूव करता है, और जहां पे टर्नओवर रेशियो लो है उसका मतलब है फंड मैनेजर का फिलोसॉफी है बाय एंड होल्ड। तो ये आपका एक आपके जो आपका पर्सोना है वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं वो देखना है। फिर दूसरा एक रेशियो होता है वो है पीई रेशियो, जहां पे अगर हाई पीई रेशियो वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब फंड का पीई रेशियो हाई है, इसका मतलब है फंड मैनेजर ग्रोथ स्ट्रेटेजी में बिलीव रख रहा है और उसका पूरा फिलोसॉफी ग्रोथ वाले स्टॉक्स में ज्यादा रह रहा है। और दूसरा है जहां पे पी रेशियो कम है, वहां पे वो वैल्यू स्टॉक यानी जो आगे जाके अच्छा रेवेन्यू देने रिटर्न देने वाले हैं, वो वैसे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे थोड़े बेसिक आप अपनी रिसर्च करके फंड को सिलेक्ट करें। अब रही बात फंड, बड़े फंड में से छोटे फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका जब फंड चेंज करने के 2-3 तरीके आपको देखना चाहिए। पहला, फंड ओवरऑल फंड का रिटर्न जनरेशन 1 साल 3 साल में क्या आ रहा है, क्या वो अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है या कम दे रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कितना कम अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो पर्टिकुलर बेंचमार्क होता है, जैसे अगर आप स्मॉल कैप पकड़ते तो स्मॉल कैप का एक बेंचमार्क होता है, उससे वो कितना कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर बहुत ही ज्यादा कम जनरेट कर रहा है तब जाके आपको दूसरी 2-3 चीजें एस्पेक्ट चेक करनी चाहिए। एक, उसका एयूएम क्या है। दूसरा, फंड मैनेजर कोई चेंज हुआ है क्या, कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्कीम की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में चेंज हुआ है। ये सारी चीजें अगर आपको नेगेटिव लगती है तभी जाके कोई फंड चेंज करना चाहिए, ना कि उसका एयूएम कितना है वो देख के। अब जैसे कोई पर्टिकुलर स्कीम में, स्मॉल कैप स्कीम है जहां पे हमने देखा है कि 45,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम है, बट उन्होंने अपना वहां पे फंड मैनेजर का, जनरली एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड को मैनेज करने के लिए तीन फंड मैनेजर रखे हैं। हर फंड मैनेजर 60 से 70 स्कीम का एवरेज मैनेज करता है। वो देख रहा है कि फंड जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा एक्सपोजर ले रहा है नहीं ले रहा है, सब चीजें अगर प्रॉपर्ली मेंटेन करके आपके लिए मार्केट अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ रिटर्न दे रहा है, तो हमारे एंड से हमारा सजेशन ये नहीं रहता है कि आप बड़ा फंड छोड़ के कोई छोटे फंड में जाओ। फिर आपका एक तीसरा सवाल था, वो था कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में, सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ऑलवेज रिटेल निवेशकों को हमारे एक सलाह रहती है कि डायरेक्ट इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है जैसे आप सिस्टमेटिकली हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है, पर्टिकुलर डे पे वो इन्वेस्ट हो जाता है।
स्टॉक मार्केट में जब आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको हर महीने 5,000 का एसआईपी करना होता है, यहाँ पे हमने बहुत बार देखा है, अगर स्टॉक आपने कोई सपोज 2,000 रुपीज से स्टार्ट किया है, वो बढ़ते बढ़ते 2,500 रुपीज हो गया, तो हमने देखा है कि कस्टमर ज्यादातर बोल रहे इतना भाव बढ़ गया है, अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, मैं दूसरा कोई स्टॉक पे एसआईपी स्टार्ट करता हूँ। ये डिसिप्लिन आपकी फंडामेंटल चीज को थोड़ा हिला देता है आपके गोल सेटिंग को लेकर। फिर दूसरा, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारा सजेशन रहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च में भी 2 टाइप के रिसर्च होते हैं। एक होता है टेक्निकल रिसर्च, जिसके लिए आपको आपका टेक्निकल चार्ट रीड करने का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तब जाके आप टेक्निकल में आप एंट्री और एग्जिट लेवल मिलते हैं वो वैसे कर सकते हो। और फंडामेंटल रिसर्च है। ओके जी, ओके। चलिए, तो ये रह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। समय नहीं है क्वेरीज लेने का, इसलिए फटाफट से पूछ लेते हैं समीर के टॉप 4 फंड्स, यानी वो फंड्स जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बताइए समीर। दीपाली जी, हमारा एक्सिस कैम से हमारे सजेशन निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और एक्सिस मल्टी कैप फंड में निवेश करने का सजेशन। ओके, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और एक्सिस मल्टी कैप। चलिए, शुक्रिया समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप दिख रही CNBC आवाज। नमस्कार।